Hello children, how are you? Hope all of us are doing good. Now the topic that we will study today is light reflection. And the things we will learn are reflection of light, laws of reflection, image formation in a plane mirror, dispersion, human eye, how we are able to see. Now we can see an object only if the reflected light from that object reaches our eyes. We have studied in the previous class that reflection is a phenomena of light in which light is bounced back by an object into the same medium. You have also studied about refraction and dispersion of light. In this chapter, we will explore in detail about reflection of light and learn more about the human eye. तो हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो तब दिखाई देती हैं जब उन चीज़ों के ऊपर लाइट पड़ती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में हमारी आइज़ तक आती है. तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन. अब हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ा है. अब हम जानेंगे ज़्यादा डिटेल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई के बारे में. लेट्स बिगिन विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Now reflection is defined as the phenomena in which light on striking a polished surface changes its direction and bounces back into the same medium. तो लाइट जब किसी सरफेस यानी कि पॉलिश्ड सरफेस किसी ऑब्जेक्ट की होती है उस पर स्ट्राइक करके अपनी डायरेक्शन चेंज करके बाउंस करके सेम मीडियम में वापस आती है तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन. The amount of light reflected depends on the nature of the surface. A transparent surface does not reflect any light but allows light to pass through it. An opaque and highly polished surface reflects almost all the light falling on it. Stainless steel surfaces, mirrors, etc. are reflecting surfaces. तो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जिस चीज़ पे सरफेस पे वो लाइट पड़ रही है उसकी नेचर कैसी है. अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसमें से पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी. लेकिन अगर सरफेस ओपेक है और हाईली पॉलिश्ड है तो ज़्यादातर जितनी भी लाइट उसके ऊपर गिरती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो स्टेनलेस स्टील सर्फेसेज, मिरर्स जो हैं वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज हैं. नाउ लेट अस लुक एट दी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन कैसी है. ये दो टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन पॉलिश्ड एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग surfaces. In this type of reflection, the light beam falls on the surface and the entire beam gets reflected in one direction. So regular reflection takes place in mirrors and stainless steel surfaces. अगर आपकी जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है और स्मूथ है तो उसके ऊपर जो लाइट की बीम गिरती है वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होती है. इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. ये ज़्यादातर आप मिरर्स और स्टेनलेस स्टील की जो सर्फेसेज हैं उन पर देखते हैं. नेक्स्ट कम्स आर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. जब लाइट किसी इर्रेगुलर या रफ सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करती है. इस टाइप के रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं. सो लाइट फॉलिंग ऑन मोस्ट ऑब्जेक्ट्स जनरली अंडरगो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. वी आर एबल टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. तो ज़्यादातर जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जब लाइट गिरती है तो उनका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है लाइट का. तब हमें अपने आसपास जो चीज़ें नज़र आती हैं वो सनलाइट की डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही नज़र आती हैं. नाउ लेट अस लुक एट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Although light falls on a surface as a beam, the beam of light is represented as a ray. The diagrammatic representation of light rays and their subsequent paths is called a ray diagram. तो हालांकि लाइट जो है वो एक पूरी बीम होती है लेकिन जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक रे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो हमारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है लाइट रेज की और वो फिर किस पाथ में डिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसको रे डायग्राम कहा जाता है. Now let us understand the reflection of light by a plane mirror through a ray diagram. Consider a plane mirror perpendicular to the paper surface. A line drawn perpendicular to the mirror surface is called normal. तो आप इमेजिन करें
पेपर के ऊपर कि जो प्लेन मिरर है वो एक परपेंडिकुलर लाइन है और इसको आप नॉर्मल NO ड्रॉ करके आप मिरर सरफेस को शो करते हैं. नाउ ऑल्दो मेनी रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग ऑन द मिरर, लेट अस कंसिडर ओनली वन रे. हालांकि अलग अलग जगह से बहुत सारी लाइट फॉल करती है, हम सिर्फ एक रे को कंसिडर करेंगे. दिस रे विच फॉल्स एट अ सर्टेन एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. तो जब एक रे प्लेन मिरर के ऊपर गिर रही है इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे AO. The ray which gets reflected is called reflected ray OB. और ये रे जब रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे OB. The angle between incident ray and the normal ray is called the angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection. तो ये हमारी प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. नाउ द गिवन एक्टिविटी एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो लेट अस डू इट. To establish relation between angle of incidence and angle of reflection, materials required: take a plane mirror with holder, a wooden table, straight pins, drawing pins, a protractor, a white sheet of paper. Now fix the paper sheet on the wooden table with drawing pins. Keep the plane mirror perpendicular to the plane of the white sheet with the help of a holder. Now with the help of the protractor, draw a line at 90 degrees to the plane of the mirror. Mark it as normal NO. Now draw a line at any angle, say 30 degrees, with respect to the normal touching the mirror as shown in the figure here. Now mark this as the incident ray AO. Place two straight pins P1 and P2 on this ray. Keeping one eye closed, align your eye to the pins and look into the mirror for their image. Now place a third pin P3 on the sheet such that it lies in straight line with the image of the two pins. Similarly, place the fourth straight pin P4 also such that it is in line with the above. Remove the pins and join their positions to the mirror as a straight line with the help of a scale. Now this represents the reflected ray OB. Measure its angle with respect to the normal. Note down your measurements in the table. Go on increasing the angle of incidence by 10 degrees or 5 degrees and record all your measurements in the table given here. So like for the angle of incidence in degrees, if it is 30, the angle of reflection in degrees is also 30. So record your observation for the other angles given here. Now what do you conclude from the observations in the table? It will be observed that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. This is the first law of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Also from the ray diagram in the figure, you can observe that the reflected ray is lying on the same plane as the normal and the incident ray. This forms the second law of reflection. According to second law of reflection, the incident ray, the normal and the reflected ray lie in the same plane. तो second law क्या है कि आपकी जो incident ray है, जो आपका normal है और जो आपकी reflected ray है, ये तीनों same plane में होंगे. Hence the law of reflections क्या है कि the angle of incidence जो है वो हमेशा angle of reflection के बराबर रहेगा, दोनों equal रहेंगे. जो incident ray है, reflected ray है और normal है, ये आपके same plane पर रहेंगे. Now the laws of reflection are valid for all types of mirrors and reflecting surfaces. Now let us look at the image formation in a plane mirror. Now recall when you have studied in the previous class about the image formation in a plane mirror. आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, थोड़ा ध्यान दीजिए, याद कीजिए. Let us recapitulate the characteristics of the image formed in a plane mirror with this activity given here. So let us do it. To find the number of images formed at a given angle between two plane mirrors, take two plane mirrors with stands, an object which can be a pencil or a candle and a protractor. Place the two plane mirrors such that their edges are touching each other. Adjust the position such that the angle between them is 90 degrees as you can see here in this image. Now place the object exactly in between the mirrors.
Observe and count the number of images. Note down your observation in a table. Go on changing the angle between the mirror as per the table and count the respective images. Record your findings in the same table. So like for example, here the angle between the mirrors is 90 degrees, so number of images formed are 3. So go on filling this. Now from the observations in this activity, we can conclude that the following characteristics of the image formed in the plane mirror. अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है. इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती क्योंकि ये इमेज वर्चुअल है. इमेज जो फॉर्म होती है वो हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी होती है. द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, दैट इज देयर इज अ लेटरल इन्वर्जन. तो जो इमेज फॉर्म होती है उसमें लेटरल इन्वर्जन होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो आपको इमेज में राइट साइड पे नजर आएगा और जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो आपको इमेज में लेफ्ट में नजर आएगा. और the distance between the object and the mirror is same as the distance between the image and the mirror. तो object और mirror के बीच का जो distance है वो बराबर रहता है mirror और image के distance से. Now let us look at multiple reflections. कई बार आपने देखा होगा कि आप बाल कटवाने गए हैं तो आपके पीछे एक मिरर पकड़ के खड़े होते हैं ताकि आपको आपका हेयर कट पीछे जो है वो फ्रंट में वाले मिरर में नज़र आ सके. तो ऐसे केसेस में क्या ऑब्जर्व करते हैं, कितनी इमेजेस बनती हैं? इट विल बी ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड. इन फैक्ट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर इनफाइनाइट. This happens because image formed by one mirror serves as object for another mirror and so on. अब होता क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी मिरर में वो आपका दोबारा से ऑब्जेक्ट बन जाता है दूसरे मिरर के लिए. तो ये इस तरह से आपकी मल्टीपल इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं. सो वी कैन कंक्लूड दैट मल्टीपल और इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल मिरर्स. अगर दो मिरर्स पैरेलली रखे होंगे तो मल्टीपल या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं. नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल टू ईच अदर थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. आफ्टर स्टडीइंग टेबल, do you observe any pattern in the number of images formed? Can we generalize the relationship between the number of images, that is n, formed and the angles, that is a, in degrees between the mirrors? So the number of images formed is given by a simple formula here. N is equal to 360 divided by a, this entire value minus 1. So the phenomena of multiple image formation is used in many places such as exhibitions, in toys and in devices such as the kaleidoscope. So let us learn about the kaleidoscope in more detail. ये जो multiple image formation का phenomena है इसको हम exhibitions में, खिलौनों में और kaleidoscopes में इस्तेमाल करते हैं. The kaleidoscope. कलाइडोस्कोप एक बहुत ही सिंपल डिवाइस या फिर खिलौना है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना या प्रिंसिपल पर बेस्ड है. मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो तब फॉर्म होती हैं जब मिरर्स को किसी एक एंगल, एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे रखा जाता है. ये डिवाइस जब बनता है तो इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं जब हम एक और से इसके अंदर देखते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ kaleidoscope बाय कंस्ट्रक्टिंग इट. Let us do it. To construct a kaleidoscope, take 3 rectangular plane mirrors of equal sizes, broken glass bangle pieces, cylindrical cardboard box with length slightly longer than the plane mirrors and tracing paper. So take the 3 mirrors and keep them at an angle of 60 degrees to each other to form a triangular tube as shown in the figure here. Now tape them firmly together, cover both ends of the triangular tube with transparent plastic sheets with the help of tapes. Put this entire setup carefully inside the cylindrical cardboard box. Align one end of the triangular tube with one end of the cylindrical box. This side becomes the eyepiece. The other end of the cylinder now should have a hollow. Now put the broken bangle pieces inside the hollow of the cylinder and cover this end of the cylinder with the tracing paper. There should be some space between the transparent plastic sheets inside and the
Now put the broken bangle pieces inside the hollow of the cylinder and cover this end of the cylinder with the tracing paper. There should be some space between the transparent plastic sheet inside and the tracing paper outside so that the bangle pieces can move freely. Hold the kaleidoscope towards light and look through the eyepiece. You can see beautiful patterns emerging as you rotate the kaleidoscope. Let's now look at dispersion. Now, in the previous class, you have studied about the phenomena of dispersion, that is the splitting of white light into 7 colors. हमने पहले पढ़ा था ना कि जो white light है उसको आप 7 अलग अलग colors में split कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं dispersion. अब white light का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी लाइट या फिर जो हमारी सनलाइट होती है. एक्चुअली जो वाइट लाइट या फिर सनलाइट है ये 7 अलग अलग कलर से बनी होती है. अब ये कलर्स कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये मिलाकर के हमारा क्या बनता है? विबग्योर. So when light passes through a prism, it gets separated into its constituent colors. अगर किसी प्रिज्म में से हम वाइट लाइट यानी कि सनलाइट को पास करवाते हैं तो ये अपने 7 अलग अलग कलर्स में सेपरेट हो जाती है और जो हमें उससे फिर पैटर्न मिलता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. अब जो हर कलर है स्पेक्ट्रम का उस सब कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, इसीलिए हर कलर जो है अलग एंगल पे डिविएट होता है जिसके वजह से ये पूरा स्पेक्ट्रम बनता है. Now when this spectrum enters another prism kept in an inverted position, the constituent colors recombine to form white light. अब ये जो एक प्रिज्म से हमने लाइट पास करवाई ये स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स में स्प्लिट हुई. अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसको अगर इन्वर्टेड पोजीशन में रखे हुए दूसरे प्रिज्म से अगर हम पास करवाते हैं तो ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं ना ये फिर से कंबाइन होकर के वाइट लाइट फॉर्म करते हैं. अ प्रिज्म कैन स्प्लिट वाइट लाइट इनटू 7 constituent colors. In nature, the raindrops act as tiny prisms, splitting the sunlight, thereby creating the beautiful rainbows. That is why a rainbow is formed only after the rain when sunlight comes out. Oil drops on the road also produce this phenomena when light falls on them. Similarly, we can see multiple color patterns in soap bubbles. These are all due to dispersion of light. अब ये जो प्रिज्म में से लाइट पास होती है और अलग 7 constituent colors में स्प्लिट हो जाती है ये हमें नेचर में भी देखने को मिलता है. बारिश के बाद क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ी सी या एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप्स रह जाती हैं उनमें से जब हमारी सनलाइट पास होती है तो वो फिर इसी तरह से 7 अलग विबग्योर के कलर्स में स्प्लिट हो जाती है जिसकी वजह से इतना सुंदर हमें ब्यूटीफुल रेनबो देखने को मिलता है. रोड पे अगर ऑयल गिरा हो और उसके ऊपर लाइट पड़ जाए या फिर अगर आप सोप बबल्स को देखें उनमें से लाइट पास हो तो इन सब जगहों पे हमें ये विबग्योर यानी कि ब्यूटीफुल रेनबो वाले पैटर्न नज़र आते हैं. अब ये किस लिए होते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से. Now let's see human eye, how we are able to see. अब हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज तक पहुँचती है हम तभी उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. सो आवर आईज आर द सेंस ऑर्गन्स दैट प्रोवाइड द सेंसरी परसेप्शन ऑफ लाइट. मतलब हमारी आईज वो सेंस ऑर्गन्स हैं जो सेंसरी परसेप्शन देते हैं लाइट की हमें. So let us understand in detail how the human eye works and how it enables us to see the objects around it. Now there are 2 eyes, that is a pair of eyes in human beings. The eye is almost spherical in shape with a bulge. अब हर इंसान में ज़्यादातर 2 आँखें होती हैं. अब ये स्फेरिकल यानी थोड़ी सी राउंड शेप की होती हैं और बल्ज होता है इनमें थोड़ी सी आगे को ये बाहर निकली हुई होती हैं. नाउ आई इज कवर्ड विद eyelids that act as shutters and prevent eyes from getting dust, injury, etc. So let us discuss the various parts of the eyes in the following paragraphs. अब सबसे पहली चीज़ की स्फेरिकल हैं, इनमें थोड़ा सा बल्ज है. अब आई जो है वो eyelids यानी कि हमारी पलकों से कवर्ड होती हैं. ये जो हमारी eyelids हैं ये शटर की तरह
काम करती हैं। इससे क्या होता है कि हमारी आइज़ के अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाता और इंजरी से बची रहती हैं। लेट अस नाउ लुक एट द कॉर्निया। ये आइज़ का सबसे बाहर वाला बल्जिंग पार्ट होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये अलाउ करता है कि लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करे। जो कॉर्निया है ये आई को प्रोटेक्ट करता है और ये हेल्प करता है कि जो लाइट है वो अंदर एक जगह पे फोकस हो सके। नेक्स्ट कम्स दी आइरिस। ये जो है हमारी आइज़ में कॉर्निया के पीछे जो एक कलर्ड पार्ट होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। द फंक्शन ऑफ द आइरिस इज़ टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द प्यूपिल। तो हमारे प्यूपिल के अंदर कितनी लाइट एंटर करे वो ये आइरिस कंट्रोल करता है। इसमें जो है ये बहुत ही छोटा सा होल होता है आइरिस के मिडल में और उस होल के अंदर से जो लाइट है वो हमारी आई के अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट वी हैव द लेंस। लेंस जो है हमारी प्यूपिल और आइरिस के पीछे होता है। जो ह्यूमन आई है उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये स्पेशल टाइप के ट्रांसपेरेंट मैटर से बनता है जो कि मेनली प्रोटीन्स होते हैं। अब लेंस का फंक्शन होता है कि वो लाइट को फोकस करता है ताकि हमारे जो रेटिना है उसके ऊपर इमेज फॉर्म हो सके। नेक्स्ट वी हैव द रेटिना। नाउ it is the lining behind the eyeball that acts as the screen on which the image is formed। मतलब eyeball के पीछे ये एक स्क्रीन की तरह एक लाइनिंग होती है जिसके ऊपर की इमेज फॉर्म होती है। रेटिना में बहुत सारे नर्व रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं जहां पे कि इमेज हम फाइनली परसीव कर सकते हैं कि हमने क्या देखा। इसमें दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड और कोन शेप। रॉड जो हैं ये डिम लाइट से सेंसिटिव होते हैं और जो कोन्स हैं ये ब्राइट लाइट से सेंसिटिव होते हैं। एडिशनली जो हमारे कोन्स हैं वो कलर्स को भी पहचान सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द ऑप्टिक नर्व्स। Now they are special nerve cells that carry messages or stimulus from the retina to the brain। तो जो ऑप्टिक नर्व सेल्स हैं ये हमारे रेटिना से जो स्टिमुलस या फिर जो मैसेज है उसको ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव दी सीलियरी मसल्स। ये स्पेशल टाइप के मसल्स हैं जो हमारे लेंस को पोजिशन में होल्ड करके रखते हैं। सो ऑल्सो दे चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बाय एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। और इन्हीं मसल्स की वजह से हमारे आईज की जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो चेंज होती है जब ये एक्सपैंड करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्क्लेरा। इट इज़ द विजिबल वाइट पार्ट ऑफ द आई विच इज़ फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड। जो हमें वाइट वाइट अपनी आईज़ में बाहर से देखने में नज़र आता है ये फ्लूइड से भरा होता है और इसको कहा जाता है स्क्लेरा। देन वी हैव द ब्लाइंड स्पॉट। Now the portion of the retina which does not have rods and cones is called the blind spot। मतलब रेटिना का वो पोर्शन जहाँ पे रॉड्स और कोन्स दोनों टाइप के रिसेप्टर्स नहीं हैं वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो आई बॉल के अंदर इसी पॉइंट से एंटर करती हैं। इसको ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट से सेंसिटिव नहीं है और जो भी इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होती है वो यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होता। द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल। तो ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है वो प्यूपिल से अंदर एंटर करती है। क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है हमारे रेटिना पर। जो रॉड और कोन्स हैं हमारे रेटिना में वो इस इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं यानी कि सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सिग्नल्स फिर हमारे ऑप्टिक सेंटर जो ब्रेन में होता है वहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाते हैं। जो फाइनल इमेज है वो ब्रेन में फॉर्म होती है जो फिर से री इन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें फिर वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की इरेक्ट नजर आती है। When an object in front of our eyes is removed, the impression of the image does not vanish immediately from the retina। तो मतलब हमारी आंखों के आगे जो ऑब्जेक्ट था अगर आप उसको हटा देते हैं तो उसका जो इम्प्रेशन हमारी रेटिना में था वो एकदम से नहीं हटता, वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए वहीं पे रहता है। अब इस फिनोमेना को कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब जो ऑब्जेक्ट्स हमारी आंखों के आगे फ्लैश होते हैं एट अ रेट मोर देन दिस टाइम, मतलब 1/16 ऑफ अ सेकेंड के टाइम से ज़्यादा जल्दी अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हमारी आईज़ के सामने से फ्लैश होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिलते हुए मूविंग नज़र आते हैं।
In fact, in motion pictures, the still images are placed at the rate of 23 to 24 pictures per second, so that we are able to see them as a sequence of moving object. तो हम जब motion pictures देखते हैं वहाँ पे यही phenomena use होता है कि जो स्टिल इमेजेस होती हैं उनको 23 से 24 पिक्चर्स पर सेकंड के रेट पे घुमाया जाता है, तो हमें ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स या सीक्वेंस के तरह फिर नज़र आती हैं। इस टेक्निक को कार्टून मूवीज़ में यूज़ किया गया था और फिर उसके बाद कंप्यूटर एनिमेशन में यूज़ किया गया और उसके बाद फिर ग्राफिक्स डेवलप हुए थे। नाउ लेट्स लुक एट द पावर ऑफ अकोमोडेशन। A normal eye can see clearly up to a distance of 25 centimeter. This is called the least distance of distinct vision. मतलब जो normal eye vision है वहाँ पे आप जिस इंसान का ये normal eye vision है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं और इसको कहा जाता है least distance of distinct vision. We can see objects clearly from 25 centimeters to infinity, which is practically a very large distance. तो हम objects को 25 सेंटीमीटर से लेके infinity तक एक्चुअल में देख सकते हैं। How we are able to see the objects at different distances? This is made possible by varying the focal length of the eye lens. तो अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हम कैसे देख पाते हैं? क्योंकि हमारी जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ फिर वेरी होता रहता है। The thickness and focal length of eye lens can be changed by the contraction and relaxation of the ciliary muscles. तो जो हमारे ciliary muscles हैं उनके contraction और relaxation से जो हमारी eyes का focal length है वो change होता रहता है eye के अंदर के lens का। Now when we are seeing far off objects, that is when the eye is focused on far objects, the ciliary muscles are relaxed and the eye lens is the thinnest. तो जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो हमारे जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं तो आई लेंस जो है उस टाइम पे सबसे पतला होता है, दैट इज़ द फोकल लेंथ इज मैक्सिमम, और उस टाइम पे फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग द लेंस थिकर एंड इट्स फोकल लेंथ इज रिड्यूस्ड सो दैट इट कैन बी क्लियरली फोकस्ड ऑन दी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो जब ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं या नज़दीक होते हैं तो हमारे जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से लेंस थोड़े से थिक हो जाते हैं, फोकल लेंथ कम हो जाती है और हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली फोकस में तब ला सकते हैं। The ability of the human eye to change or vary focal length to see objects clearly at different distances is called accommodation. तो जो हमारे इंसानों की आइज़ की ये एक एबिलिटी है कि ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डिस्टेंसेस पर हैं उनको हम क्लियरली देख सकें। इस एबिलिटी को अकोमोडेशन कहा जाता है। The focal length cannot be reduced further if the object is less than 25 centimeters. That is the least distance of distinct vision. अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे क्लियरली नहीं देख पाएंगे, इसीलिए 25 सेंटीमीटर से पास के ऑब्जेक्ट्स हम नहीं देख सकते हैं बहुत क्लियरली। नाउ लेट अस लुक एट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं या डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आइज़ के स्ट्रक्चर में या आइज़ की फंक्शनिंग में जिसके वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। नाउ लेट्स लुक एट शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या है कि हम जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख लेते हैं लेकिन दूर रखे ऑब्जेक्ट्स इतने क्लियरली नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है कि जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो इतना रिलैक्स नहीं करते कि जो आई लेंस है वो पतला यानी कि थिन हो सके। इस रीज़न से जो दूर रखे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज रेटिना से थोड़ा आगे यानी कि पहले फॉर्म होती है, रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं होती। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्केव लेंस वाले स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं। जो कॉन्केव लेंस है वो पैरेलल रेज को डाइवर्ज करता है ताकि जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म हो। सो नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जिनको ये वाली प्रॉब्लम है ये दूर के ऑब्जेक्ट्स तो बहुत क्लियरली देख सकते हैं लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को ये इतना क्लैरिटी से नहीं देख पाते। इस प्रॉब्लम को या कंडीशन को हाइपरोपिया भी कहा जाता है। Now this defect arises due to the thinness of the lens. The ciliary muscles are not able to contract enough to thicken the eye lens to focus on the nearby objects. जो ciliary muscles हैं
वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिससे कि आई लेंस थोड़े से थिक हो जाएं और पास रखे ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सकें। अब ये डिफेक्ट जो है यूजुअली ओल्ड एज में कॉज होता है, क्योंकि जो सीलियरी मसल्स हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि जो इमेज है रेटिना के पीछे फॉर्म होती है, रेटिना के ऊपर नहीं होती। अब दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स मेड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस से बने हुए स्पेक्टिकल्स यूज़ करें तो इस डिफेक्ट को आप करेक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस हैं वो रेज को कन्वर्ज करते हैं ताकि जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म हो। नेक्स्ट वी हैव एस्टिग्मैटिज्म। So like myopia and hypermetropia, astigmatism is also a refractive error। मतलब astigmatism भी refractive error है। In an astigmatic eye, light fails to come to a single focus on the retina to produce a clear vision। मतलब जो लाइट की रेज हैं वो एक सिंगल फोकस में रेटिना के ऊपर नहीं पड़ती हैं, जिससे कि क्लियर विजन हो। Instead, multiple focus points occur. These points occur either in front of the retina or behind it, or both. So, astigmatism results in blurred or distorted vision. An irregularly shaped cornea usually causes astigmatism. तो अगर आपका cornea irregularly shaped है तो जो मल्टीपल फोकस फॉर्म होते हैं वो या तो रेटिना के पीछे या फिर रेटिना के आगे या फिर दोनों, यानी कि आगे और पीछे फॉर्म होते हैं, जिसके वजह से ब्लर्ड या फिर डिस्टॉर्टेड विजन हो जाती है। This condition is corrected by using spectacles made up of cylindrical lens. A cylindrical lens focuses light into a line instead of a point as a spherical lens would. तो इसमें जो आप लेंसेज पहनते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं। अब सिलेंड्रिकल लेंस क्या करते हैं कि लाइट को एक लाइन में फोकस करते हैं, एक पॉइंट में नहीं, जैसे कि कोई एक स्फेरिकल लेंस करेगा। नेक्स्ट लेट अस लुक एट कैटरैक्ट। In this condition, the lens becomes cloudy and a person cannot see the objects clearly। क्योंकि लेंस थोड़े से क्लाउडी हो जाते हैं तो क्लियरली नज़र चीज़ें नहीं आती हैं। The most common cause for this problem is aging. Other causes can be eye injury, overexposure to ultraviolet radiation, etc. This problem is corrected by surgically removing the lens and replacing it with an artificial lens। अब इसका जो most common cause है कि ये विजन क्लाउडी हो जाती है, लेंस क्लाउडी हो जाता है, विजन क्लियर नहीं आती, वो या तो आई इंजरी की वजह से हो सकता है, एजिंग की वजह से हो सकता है, या फिर अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो भी हो सकता है। अब इसको ठीक करने के लिए सर्जिकली जो हैं आपको अपने लेंस रिमूव करके उनको आर्टिफिशियल लेंसेज से रिप्लेस करना पड़ता है। विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही ना देख पाएँ या धुंधला देख पाएँ तो इस कंडीशन को विजुअल इम्पेयरमेंट कहा जाता है। अब ये एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, इंजरी की वजह से हो सकती है, आई डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि बाय बर्थ ही ये वाली कंडीशन प्रेजेंट हो। Partial or complete blindness may be due to the malfunctioning or non-functioning of cornea, lens, retina और optic nerves। तो मतलब चाहे partial हो या complete blindness हो, ये कई वजह से हो सकती हैं कि आपका कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर जो ऑप्टिक नर्व्स हैं इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो ढंग से काम नहीं कर रही। अब कॉज क्या है इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है, दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों में विजुअल इम्पेयरमेंट होती है वो अपनी दूसरी सेंसरी परसेप्शंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे कि साउंड, टच, स्मेल वगैरह। हाउएवर देयर आर मेनी ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स विच कैन हेल्प पार्शली और कंप्लीटली विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू कंटिन्यू विद their डेली एक्टिविटीज़ और स्टडीज़ ईजीली। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं ऑप्टिकल या फिर नॉन ऑप्टिकल एड्स जिनकी मदद से जिन लोगों को पार्शली या कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ या पढ़ाई वगैरह ईजीली कर सकें। सो लेट अस नाउ लुक एट दी ऑप्टिकल एड्स। Now these include different kinds of lenses, contact lenses, magnifiers, etc. to help people with low vision or other type of visual impairments to read and write। तो जिनकी low vision है या कुछ other type की visual impairment है वो लोग contact lenses, magnifiers इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके
पढ़ लिख सकते हैं. Let us look at the non-optical aids and we'll begin with the auditory aids. These aids provide sensory perceptions in the form of sound. These include tape recorders, audiobooks, etc. Nowadays, a lot of study material is converted into audio form to enable the students with visual impairment to pursue their studies at any level. तो जिन लोगों को कोई भी विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, उनको ये ऑडिटरी एड्स जैसे कि आपके टेप रिकॉर्डर्स या फिर ऑडियो बुक्स वो प्रोवाइड करे जाते हैं, जिससे कि जो आपके स्टडी मटेरियल हैं उनको ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली किसी भी लेवल की स्टडीज़ को परस्यू कर सकें. देन वी हैव दी टैक्टाइल एड. नाउ दीज आर टच बेस्ड रिसोर्सेज. आप टच करके जिन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं ये वो वाले एड्स हैं. अब इनमें क्या है कि टच की परसेप्शन से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो इंडेंटेशंस जैसे कि एचिंग और मार्किंग्स बनाई जाती हैं जिनकी मदद से जो विजुअली चैलेंज लोग हैं वो चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकते हैं. जो ब्रेल डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ इस टाइप के स्पेशल स्लेट्स होते हैं जो टैक्टाइल एड के एग्जाम्पल्स हैं. Next we come to the electronic aids. Now these include specialized aids such as dictaphone, speech recognition software, talking calculators, voice boxes, interactive touch-based computer software, etc. With the advancement of technology, there are many advanced computer technologies and software programs to enable the visually challenged to pursue excellence in any field. तो dictaphone या फिर speech recognition software या फिर talking calculators, इस तरह के बहुत सारे ऐसे devices हैं जिनको यूज़ करके जो visually challenged लोग हैं वो किसी भी फील्ड में अपनी एक्सेलेंस निकाल सकते हैं या उस फील्ड को परस्यू कर सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं. देन वी हैव द ब्रेल सिस्टम. A Braille system is based on the sensory perception of touch. Louis Braille developed this system when he was merely 16. He formally published his findings in 1829. In this system, the text is represented on a thick paper in the form of patterns of raised dots. तो मतलब thick paper के ऊपर जो उभरी हुई डॉट्स होती हैं उससे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं. इसको ब्रेल सिस्टम कहा जाता है. ये 1829 में लुई ब्रेल ने डेवलप किया था व्हेन ही वाज मेयरली 16 इयर्स ओल्ड. अब ये जो डॉटेड पैटर्न्स हैं या सिंबल्स हैं ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं. तो जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं वो इन रेज्ड डॉट्स को अपनी फिंगर्स से टच करके फील कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर नंबर हैं. इस तरह से जो भी विजुअली चैलेंज्ड इंसान है वो किसी भी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं. और इसी तरह से जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं वो ब्रेल सिस्टम को यूज़ करके फिर लिख भी सकते हैं. और ब्रेल को जो ये बनाते हैं या लिखते हैं वो इसके लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द केयर ऑफ आइज़. आइज़ बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस सेंस ऑर्गन्स हैं. दीज ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट. हेंस केयर एंड प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू मेंटेन हेल्दी आइज़. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, सेंसिटिव होती हैं आइज़, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं ताकि अपनी आइज़ को आप हेल्दी रख सकें. सो सम ऑफ दीज टिप्स आर डिस्कस्ड हियर. वी शुड वॉश आइज़ जेंटली. Frequently washing of eyes not only removes dirt but also helps in getting rid of tiredness. तो अगर आप अपनी आइज़ को बड़े जेंटली पानी से फ्रीक्वेंटली धोते हैं तो एक तो उसमें से डर्ट निकल जाती है और आइज़ की जो टायर्डनेस है वो भी हट जाती है. Then we should not rub eyes. If something such as dirt or dust enter our eyes, we should wash eyes with water and visit the doctor if the problem persists. अगर आपकी आइज़ में कुछ डर्ट या डस्ट या कुछ भी घुस जाता है तो आइज़ को रब ना करें, जेंटली पानी से धोएं और अगर ज़रूरत लगे कि प्रॉब्लम अभी भी नहीं गई है तो डॉक्टर को विजिट करें. वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट as well as in moving vehicles as this may strain the eye muscles. अगर लाइट हल्की है या आप किसी मूविंग व्हीकल में हैं तो रीडिंग ना करें क्योंकि नहीं तो आई मसल्स पर स्ट्रेन पड़ता है. While watching television, we should watch from a distance. Television should not be watched at a stretch for a long time. एक तो ज़्यादा लंबे समय तक टीवी ना देखें या किसी भी स्क्रीन को ना देखें. जब भी आपने टीवी देखना है तो डिस्टेंस मेंटेन करके देखें ताकि आपकी आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े. वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन. इट इज़ वेरी डेंजरस टू लुक एट सन ड्यूरिंग एक्लिप्सेस. सूरज को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, खास करके जब सोलर एक्लिप्स होता है तो.
We should consume a healthy, balanced diet and eat plenty of fruits and vegetables, especially those rich in vitamin A, such as papaya, mango, carrot and pumpkin. तो हेल्दी बैलेंस डाइट लें, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन ए होता है जैसे कि पपाया, मैंगो, कैरेट और पम्पकिन, वो तो ज़रूर खाएं अपनी आइज़ की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. If a person is unable to see the near or far things clearly, आई चेकअप शुड बी डन प्रॉम्प्टली. अगर आपको नज़दीक की चीज़ें या दूर की चीज़ें ढंग से नज़र नहीं आ रही हैं तो आई चेकअप जो है इमीडिएटली कराना चाहिए. लेट्स टेक अ क्विक रिकैप. The phenomena of bouncing of light into the same medium is called reflection. Reflection can be regular or irregular, that is diffused. According to laws of reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and the reflected ray, incident ray and the normal lie on the same plane. When an object is placed between two mirrors connected to each other at an angle, multiple images are formed. Kaleidoscope is a device based on multiple reflection. The splitting of white light into 7 colors is called dispersion. A human eye consists of a convex lens, a retina or the screen, optic nerves and many other parts. In cataract, the lens becomes cloudy and a person cannot see the objects clearly. The inability to see objects completely or partly is referred to as visual impairment, and people with visual impairment use Braille system to read and write. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.